तो हेलो बच्चों, आज ये हमारा स्थिर विद्युत की यानी विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का तीसरा लेक्चर है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कूलाम के नियम के बारे में। इसके पिछले वीडियोस में हम लोगों ने आवेशों तथा उनसे संबंधित सभी अध्ययनों के बारे में पढ़ाई कर ली थी। अब यहाँ से जो ये चैप्टर है थोड़ा इंटरेस्टेड होने वाला है। तो देखिए, कूलाम का नियम बेसिकली है क्या। कूलाम के नियम को जानने से पहले हम कुछ चीजें जान लेते हैं। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर दो आवेश होते हैं, एक प्लस आवेश होता है और एक प्लस आवेश होता है, तो इन दोनों के बीच में हमें क्या देखने को मिलता है? प्रतिकर्षण देखने को मिलता है। अरे आप बोलो सर जी, दोनों एक दूसरे क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। और अगर माइनस हो तब भी क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। और अगर अलग अलग आवेश हो, जैसे प्लस माइनस हो, एक दूसरे क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। यानी कहीं ना कहीं एक आवेश दूसरे आवेश के ऊपर क्या लगाता है? बल लगाता है। तो सवाल ये उठता है कि कितना बल लगाता है। उसी बात की जो चर्चा की है, उसी बल का मान जो है वो बताया है। किसने बताया? कूलाम ने बताया। इन्होंने कहा कि अगर दो समान आवेश हैं, है ना, दो समान आवेश हैं, दो समान प्रकृति के आवेश हैं, Q1 और Q2। ये मान लो 1 है और ये क्या है? अपने पास 2 है। तो जो पहला आवेश है वो इसके ऊपर कैसा बल लगाएगा? जरा बताओ, जरा ध्यान से सुनो सब लोग, बताओ जरा प्यारे, कैसा बल लगाएगा? तो आप बोलोगे सर Q1 और Q2 के बीच में अगर दूरी R है, तो जो Q1 है वो Q2 के ऊपर इस दिशा में बल लगाएगा, और जो Q2 है वो Q1 के ऊपर इस दिशा में बल लगाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों आवेश समान है, और समान प्रकार के आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण होती है, नफरत होती है। तो ये प्लस वाला उसको उधर धक्का मारेगा, ये वाला इधर धक्का मारेगा। जरूरी नहीं कि हाँ प्लस और माइनस भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो आप बोलोगे यहां कितना बल लगेगा? आप बोलोगे देखो, दूसरे आवेश पे बल लग रहा है एक के कारण, तो इसको लिखेंगे F21। और यहां पे कितना बल लग रहा है इस वाले के कारण? तो आप बोलोगे सर इसके ऊपर बल लग रहा होगा F12, क्योंकि पहले आवेश पे दूसरे के कारण बल लग रहा है। ये बहुत खास है, आप जान लेना। इसको मैं कोने में लिख भी देता हूं, क्योंकि कई बार बच्चे पढ़ने में इसको दिक्कत करते हैं। इसका मतलब होता है कि दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण बल, दूसरे आवेश पर पहले के कारण बल, पहले के कारण बल। इतनी बात क्लियर हुई सभी को? तो कूलाम ने यह बताया कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कितना बल लगाते हैं। उन्होंने ये कहा कि देखो, ये जो बल है ना, बल पहली बात तो परिमाण में बराबर होता है और दिशा में क्या होता है? विपरीत होता है। मतलब जो F12 है ये बराबर होता है किसके? F21 के, किंतु दिशा दोनों की अलग अलग होती है। देखो, एक की दिशा ये है तो दूसरे की दिशा वो है, तो दिशा अलग है, उसके लिए हम क्या प्रयोग कर सकते हैं? मॉड लगा सकते हैं इनके ऊपर, चाहो तो आप, या माइनस का चिन्ह लगा दो। यहाँ पे यहां माइनस चिन्ह लगा दोगे तो उसे क्या पता चल जाएगा? ये दोनों बल एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। परिमाण में बराबर किंतु दिशा में विपरीत है। और दूसरी क्या खास बात बताए? और इन्होंने बताया कि इन दोनों आवेशों पे जो बल लगता है वो दोनों आवेशों को केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही बल लगता है। ऐसा नहीं है कि बल इधर लग जाए या इधर लग जाए। जो इनके ऊपर बल लगेगा वो कहां लगेगा? वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही लगेगा, है ना। और ये जो नियम है ये किसके लिए लगता है? तो आप बोलोगे सर कूलाम ने ये बताया कि बेटा ये जो बल लगेगा वो किसके लिए लगेगा? बिंदु आवेशों के लिए लगेगा, मतलब पॉइंट चार्जों के लिए लगेगा। अब बिंदु आवेश क्या होता है? बिंदु आवेश का मतलब दो ऐसे छोटे छोटे आवेश जिनके बीच में दूरी बहुत कम हो, सेपरेशन बहुत ज्यादा कम हो, उन्हें हम बिंदु आवेश मान सकते हैं, है ना। एक प्रकार से अगर हम समझे बिंदु मानने के लिए, मतलब ये हो सकता है कि भाई इतने बड़े आवेश होंगे तो क्या उनको बिंदु आवेश नहीं माना जा सकता? माना जा सकता है। एक आवेश को यहां रख दें, इनके बीच में दूरी बहुत ज्यादा कर दें, बहुत ज्यादा दूर रख दें, एक मेरे पास रख दें, एक आपके घर के पास रख दें, ज्यादा ही दूर हो जाएगा। तो मतलब अगर हम बहुत दूर से किसी बड़ी वस्तु को भी देखते हैं तो वो छोटा नजर आता है, तो एक पैमाने पर अगर हम देखेंगे तो वो भी बिंदु आवेश का काम करेगा। फिलहाल हमें बिंदु के चक्कर में नहीं फंसना है, हमें आना है बल के ऊपर। तो हमने ये सीखा कि दोनों आवेश एक दूसरे के ऊपर बल लगाएंगे, वो बल परिमाण में बराबर होगा किंतु दिशा में क्या होगा? विपरीत होगा। अच्छा, तो बल है किसके बराबर? तो इन्होंने बताया, देख भैया पहला काम, वो जो बल है ना वो आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। मतलब जो दोनों आवेश है ना, दोनों के आवेशों के परिमाण को गुणा कर दो, उसके अनुक्रमानुपाती होगा।
और दूसरा क्या बताया इन्होंने, दूसरा ये बताया कि ये जो बल है उनके बीच में दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। और कहा जो बल है वो माध्यम पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, माध्यम पे, या प्रोपोर्शनल के माध्यम पे निर्भर करेगा, माध्यम की प्रकृति पे निर्भर करेगा। तो इन सभी को मिला करके जो फॉर्मूला बनाया गया समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से जो हम लोगों ने फॉर्मूला क्रिएट किया वो क्या क्रिएट किया, F बराबर के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला आता है यही होता है कूलाम का नियम। सिंपल सी बात है, यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब वो लैंग्वेज मैंने लिख भी दी है, हालांकि लिखी हुई लैंग्वेज आपको याद नहीं करना। कूलाम के नियम में बस आपको दिमाग में ये रखना होता है कि आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप क्या बोलोगे, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, चाहे जो बल लगे है ना, आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल हो, उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये जो बल होता है ये उनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है ना। यहां तक की कहानी आपको समझ में आई बेटा। अब ये के क्या है, के, तो जहां जो के है, जहां ये जो कैपिटल के है ये माध्यम का परावैद्युतांक है, माध्यम का परावैद्युतांक है, माध्यम का परावैद्युतांक है। अच्छा, क्या इस के का कुछ मान होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है। के का मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9। अब अगर इसका मात्रक निकालना चाहोगे तो कैसे निकालोगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर, दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर होगा, तो आप लिखोगे मीटर स्क्वायर बटे Q1 Q2, कूलाम और कूलाम, कूलाम स्क्वायर बटे में चला जाएगा ना, तो कूलाम स्क्वायर। नहीं समझे, एक बार फिर देख लो, न्यूटन, ये मीटर यहां जाएगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और Q1 Q2 कहां चले जाएंगे, बटे में, तो मतलब कूलाम स्क्वायर आ जाएगा। इसकी बीमा अगर आप लिखना चाहो तो बीमा लिखने के लिए क्या कर सकते हो, ये कर सकते हो, देखो आप लिखोगे के की बीमा निकालना है हमें, के की बीमा, तो बीमा कैसे निकलेगी, न्यूटन का मतलब होता है बल, बल की बीमा होती है MLT माइनस 2, मीटर स्क्वायर का होता है M स्क्वायर। गलत है, यहां हो जाएगा L स्क्वायर, क्योंकि मीटर होती है दूरी और बटन कूलाम है, कूलाम की बीमा यानी आवेश की बीमा मतलब कितनी हो जाएगी 80, और स्क्वायर है तो क्या लगा दो, स्क्वायर लगा दो। तो आप जरा ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, M है, M है, यल है, यल है, टी की घात माइनस, अच्छा यल यहाँ 1 है और 1 यहाँ है तो मिलकर के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। टी की घात माइनस 2 है यहां, और यहां देखो 2 है, ये वाला 2 जब ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, -2 मिलकर के कितने हो जाएंगे, -4 हो जाएगा। और यहाँ ए जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए की पावर -2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए की पावर कितनी है, 2 है, ये 2 ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, -2। तो यह याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि के का मान जो है आपसे पूछ लेता है कई बार 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, और साथ के साथ इसकी बीमा भी पूछ लेता है। अब थोड़ा और कुछ इसके बारे में देखते हैं, अभी के बारे में लंबी चर्चा करेंगे हम लोग, अब साइलेंट नोट वगैरह सब कुछ लेकर के आएंगे, पर फिलहाल के लिए अगर हम लोग एक फॉर्मूला इसको एक और फॉर्मेट में लिखना चाहें तो कूलम के नियम की शकल कुछ ऐसी भी हो सकती है, कैसी, कि जहां पे के है वहां पे आप 9 गुणे 10 की घात 9 लिख दो, तो आप लिख सकते हो F बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये कुछ कहानी हो सकती है यहां तक, है ना। तो इतनी चीजें आप पहले नोट कर लो, फिर हम आते हैं थोड़ा और आगे के टॉपिक्स पर। अब देखो बच्चों, तो कूलम के नियम की अगर हम विशेषताएं देखें तो दो मेन विशेषताएं निकल के आती हैं। पहली विशेषता हमें यह समझ में आती है कि ये जो नियम है ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं, उनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखाएं हैं, उनके अनुदिश कार्य करता है। पहली विशेषता तो ये हो गई कि दोनों लाइंस को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं उन्हीं के अनुदिश लगता है। और दूसरा ये है कि ये व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करने का मतलब देखो, यह प्रोपोर्शनल क्या है, 1/r स्क्वायर है। इसका मतलब यह हुआ, अगर हम इनके बीच में ग्राफ बनाना चाहें तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा,
एफ और आर के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम दूरी को बढ़ाएं या घटाएं, अगर हम दूरी को बढ़ाएं या घटाएं तो बल में बहुत तेजी के साथ वृद्धि होगी या बहुत तेजी के साथ कमी होगी। कितनी कमी होगी, यहां से कुछ क्वेश्चन भी बनते हैं कि देखो अगर हम आर को क्या कर दें, आधा कर दें, आर को क्या कर दें, आधा कर दें, तो बल का मान कितना हो जाएगा। अब जरा आप सोच करके देखो, अगर हम आर को आधा कर देंगे तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है कि पहले जो बल लगता था वो कितना लगता था, 1/4 पाई, नहीं अभी आएंगे वहां पे, के Q1 Q2/R²। अब अगर हम क्या कर दे, आधा कर दे, आधा करने मतलब समझते हो, बटे में क्या कर दे, 2 कर दे, तो R/2 करके जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये निकल के आ जाएगा के Q1 Q2/R² 2×2 = 4, और ये 4 ऊपर चला जाएगा तो आप बोलोगे 4 के Q1 Q2/R²। आप बोलोगे Q1 Q2/R² का मान कितना होता है, तो आप बोलोगे सर इसको तो हम बोलते हैं F। क्या बोलते हैं, F, क्योंकि F का मान क्या होता है, के Q1 Q2/R²। इसका मतलब यह हुआ कि जो अब बल लगेगा दूरी को आधा करने के बाद जो एफ डैश है, जो बल लगेगा वो कितना हो जाएगा, 4 गुना हो गया, पहले वाले बल का क्या हो गया, 4 गुना। ऐसे भी समझ लो, अगर दो आवेश हैं उनको हम दूर दूर रखते हैं तो उनमें जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा वो क्या होगा, कम होगा। जैसे जैसे पास लाएंगे वैसे वैसे इनके बीच में जो बल है वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जितना दूर रखेंगे उतना कम धक्का मुक्की करेंगे, जितना पास रखेंगे उतना ज्यादा प्यार भरी नजरों से एक दूसरे को देखेंगे या नफरत भरी नजरों से देखेंगे, है ना। तो मतलब अगर हम दूरी आधा करते हैं तो बल का मान क्या हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। अगर हम दूरी को डबल कर दें, आर को क्या कर दें, 2R कर दें, तब आप बताइए बल का मान क्या हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर अगर हम दूरी को डबल कर दें, मान लो डबल कर देते हैं। अब ये जो R/2 था इसका स्क्रीनशॉट ले लेना यहां तक, है ना। R/2 को हम R/2 ना रख करके 2R कर देते हैं इस बार। अब क्या हो जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, ये जो 4 है वो यहां आ जाएगा, और ये जो 4 है वो यहां चला जाएगा, और ये जो 4 है वो कहां चला जाएगा बेटा, बटे में चला जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम दूरी को दोगुना करेंगे तो इनके बीच लगने वाला जो बल है वो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, मतलब 1/4 हो जाएगा। यहां से तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि दो आवेशों के बीच में दूरी को दोगुना कर देने पर उनके बीच बल का मान क्या हो जाएगा। तो दोगुना करने से बल का मान 1/4 हो जाएगा। अगर 3 गुना कर देते तो क्या होता, आप बोलते 3 गुना कर दोगे सर तो 3×3 = 9, 1/9 हो जाएगा। अगर दूरी को 1/4 कर देते तब, तो आप बोलते 4 हो गया, तो 16 गुना बल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब दूरी 1/4 करने पे बल क्या हो जाएगा, 16 गुना बढ़ जाएगा। तो ये तो कुछ मोटे मोटे तौर पे कहानियां थी, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो प्यारे, जो अभी हम लोगों ने एक मात्रक देखा, कूलाम नियतांक देखा। क्या देखा, कूलाम नियतांक। कूलाम नियतांक जो है के, इसका जो मान है वो दो चीजों पर निर्भर करता है। पहला, मात्रक की पद्धति पर, किस मात्रक में आप कंपेयर कर रहे हो उस हिसाब से इसका मान जज होगा, मात्रक की पद्धति पर। और दूसरा जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है माध्यम पर, मतलब आप किस माध्यम में रख रहे हो। अगर अगर जो माध्यम है हमारा वो वायु है, क्या है, अगर माध्यम हमारा वायु है या निर्वात है, उन दोनों स्थितियों में जो के का मान है वो क्या लिखा जाता है, वो लिखा जाता है k = 1/4πε0। क्या लिखा जाता है, 1/4πε0 लिखा जाता है। अब इसका मतलब यह हुआ, यहां एक नई टर्म निकल के आती है अपने पास, एप्सिलॉन नॉट। इस एप्सिलॉन नॉट को हम क्या बोलते हैं, इस एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं माध्यम या निर्वात की विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता, शीलता, ओए 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 गलत हो गया था। और इसको क्या पढ़ते हैं बेटा, इसको हम पढ़ते हैं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन जीरो या एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं। आपको जो ठीक लगे आप उस हिसाब से पढ़ लीजिएगा। एप्सिलॉन नॉट से जुड़ी हुई कई कहानियां,
एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और एप्सिलॉन नॉट की वीमा। ये भी कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। सिंपल सिंपल टर्म्स हैं, इनको फटाफट से हम देख लेते हैं। देखो ये जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट जो है, आप जरा देख करके बताओ एप्सिलॉन नॉट का मान क्या हो जाएगा। आप बोलोगे सर जी 4 पाई इधर चला जाएगा, मतलब इसको पलट देंगे। अगर हम पलट देंगे तो क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी 1/4 पाई और के हो जाएगा। 1/4 पाई और क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो के की बीमा होगी वही एप्सिलॉन नॉट की भी बीमा होगी, लेकिन बस थोड़ा सा उसमें पलट देना है। क्या पलट देना है वो जरा आप ध्यान से देखिए। अगर हम इसका मात्रक भी लिखना चाहें, देखो यहां से हमें एक टर्म समझ में आती है कि एप्सिलॉन नॉट रिलेट करता है 1/k से, है ना। इसका मतलब यह हुआ कि जो के का मात्रक हम लोगों ने देखा था, के का मात्रक क्या देखे थे, के का मात्रक देखे थे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक हो जाएगा, चूंकि इसका उल्टा होता है इसलिए इसका हो जाएगा कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। और जो के की आप वीमा देखे थे, के की जो आप वीमा देखे थे वो क्या देखे थे, याद करो। याद करने की तो आवश्यकता नहीं है, अभी निकाल सकते हो आप आराम से। के की वीमा क्यों ही निकाले, अभी जस्ट निकाल के आए थे ना। तो हम क्या करते हैं, इसी की वीमा निकाल लेते हैं। अब एप्सिलॉन नॉट की डायरेक्ट यहाँ पे हम वीमा भी काउंट कर लेते हैं। अब एप्सिलॉन नॉट की वीमा के लिए देखो क्यू स्क्वायर लिखा हुआ है। कूलाम का मतलब होता है क्यू, क्यू का मतलब होता है आवेश, और आवेश का मतलब होता है बेटा एटी का स्क्वायर। न्यूटन का मतलब होता है बल यानी एमएलटी माइनस 2, और मीटर का मतलब होता है दूरी यानी यल का स्क्वायर। अब थोड़ा कैलकुलेशन कर लो, ये देखो ए टी की पावर 2, 2 यहां लगा दो, यम एक है ऊपर जाएगा, यम -1 हो जाएगा। यल यहाँ एक है और एक 2 ये है, तो यल कितना हो गया, 3 हो गया, 2 और 1 मिलकर 3 हो गया। ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, और टी -2 है, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, और एक 2 पहले से है तो टी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी थोड़ा सेटल करके लिख लो, यम की पावर -1, एल की पावर -3, टी की पावर, बट टी की पावर तो यहां लिखी है ना यहाँ पे, तो टी की पावर कितनी हो गई टोटल, -4 और -4 नहीं +4, टी की पावर 4 हो गई, और साथ में अपने पास क्या बचा, ए स्क्वायर बचा है। ये कुछ कहानी हो जाएगी इसकी। अगर आप देख पा रहे हो तो जो के की बीमा में जो लोग प्लस में थे उनके ऊपर माइनस लग गया है, जो माइनस में थे उनके ऊपर क्या लग गया है, प्लस लग गया है। तो यहां तक की चीजें आप याद रख लेना। एक और बहुत प्यारी चीज है वो याद रख लेना कि जो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है बेटा वो होता है 8.85 गुणे 10 की घात -12 कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो रट्टा मार लिया है इसको, अच्छे से रट्टा मार लेना, बहुत जरूरी है ये, ठीक है। इतने का स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। तो हम लोग देखते हैं किसी माध्यम में क्या कहानी चलेगी इसकी। तो बेटा ध्यान से देखो, अभी हमने ये देखा एप्सिलॉन नॉट देखा। अगर एप्सिलॉन नॉट के हिसाब से हम लोग चल लें के मान के हिसाब से, तो आपने क्या पढ़ा था, वो जो कूलम का नियम पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, यह बराबर के पढ़ा था ना। तो के की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। पर ये कब लिखेंगे, जब निर्वात या वायु के लिए चर्चा होगी तब। अच्छा एक और बात, अगर मान लो मीडियम बदल जाए, मतलब निर्वात और वायु ना होकर के कोई माध्यम हो जाए, कोई भी माध्यम हो जाए, लाइक ग्लास हो जाए, पानी हो जाए, है ना, कुछ भी हो जाए, तो उस स्थिति में हम एप्सिलॉन नॉट ना लिख करके, एप्सिलॉन नॉट ना लिख करके हम क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा, एप्सिलॉन लिखते हैं। तो उस हिसाब से एफ का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, 1/4 पाई केवल एप्सिलॉन और Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। एक स्पेशल चीज याद रखना आप, वो ये है कि जो माध्यम का परावैद्युतांक है, ये जो माध्यम का परावैद्युतांक है हमारा F, ये किसके बराबर होता है, ये किसी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक बोलते हैं के। क्या बोलते हैं, के। ये याद रखना आप, बड़ी बात है। मतलब अगर निर्वात या वायु होगा तो हम एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, अगर ना हुआ कोई माध्यम हो गया तो उस स्थिति में हम क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन लिखेंगे, है ना, और एप्सिलॉन लिखेंगे। और माध्यम
की विद्युतशीलता और यह है निर्वात की विद्युतशीलता। इन दोनों के जो रेशियो होते हैं, अनुपात होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? माध्यम का परावैद्युतांक बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। अगर आप यहां से एक और मान निकालना चाहो आपका, इसी को हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी या सापेक्ष विद्युतशीलता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सापेक्ष विद्युतशीलता, है ना। इसको अपसाइलन आर से भी दिखाते हैं, इस स्थिति को अपसाइलन आर से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी अगर यहां से हम लोग अपसाइलन का मान निकालना चाहें तो वो क्या निकल जाएगा? के इंटू अपसाइलन नॉट निकल जाएगा। यानी किसी माध्यम में जो कूलॉम के नियम का फार्मूला होगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा 1/4 पाई अपसाइलन नॉट। ये देखो अपसाइलन की जगह पे अपसाइलन नॉट इंटू के लिखने का, अपसाइलन नॉट इंटू के लिखने का, और साथ में क्या हो जाएगा? Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। कौनो दुख तकलीफ समस्या परेशानी हो तो बताओ फिर यहां तक। और एक चीज याद कर लो सब लोग, है ना, चूंकि ये जो के है ये परावैद्युतांक है, इसका मान डिपेंड करता है माध्यम पे। अगर माध्यम व निर्वात या वायु है तो उस स्थिति में जो के का मान होता है वो क्या होता है? 1 होता है। अगर माध्यम परावैद्युत है, ये किसके लिए है? निर्वात के लिए है। अगर परावैद्युत माध्यम है, कोई परावैद्युत पदार्थ कोई भरा हुआ है, तो उस स्थिति में इसका मान 1 से शुरुआत होकर के अनंत तक जाता है बेटवा, ठीक है। और एक बात याद रखना, अगर कोई धातु है, माध्यम अपना क्या है? कोई धातु है, कोई भी धातु है, दो आवेशक बीच में लाके आपने कोई भी धातु रख दी, तो उस स्थिति में इस के का मान क्या हो जाता है? अनंत हो जाता है। क्या हो जाता है? अनंत। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछता है कि चांदी का परावैद्युतांक बताओ, तो आप बोलोगे चांदी का परावैद्युतांक अनंत होगा। क्यों? क्योंकि चांदी एक धातु है। लोहे का क्या होगा? टिन का क्या होगा? जिंक का क्या होगा? तो सबका परावैद्युतांक कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहां तक हम लोगों ने परावैद्युतांक से रिलेटेड सारे लगभग टॉपिक्स को कवर कर लिया है। अब आ जाते हैं हम लोग कूलॉम के नियम के सदिश रूप पे। तो इस हिस्से को हटा देते हैं। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजरे हम क्या देखें। गलत बात है बेटा। अगर आज के समय किसी चेहरे पर नजर जाके टिकेगी तो बहुत दिक्कत होगा। चेहरा वेरा सब टेम्परेरी है, स्टडी इज ऑलवेज परमानेंट। तो चेहरे पे नजर नहीं टिकानी, अभी बोर्ड पे टिकानी है और साथ के साथ फिजिक्स की बुक पे टिकानी है। अब देखो छाप लो अगली जो हेडिंग है, यहां से कुछ सवाल कर लेंगे। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। और वो क्वेश्चन ये है कि दो बिंदु आवेश, एक है +2 कूलॉम का और एक है +6 कूलॉम का। कितने का? 6 कूलॉम का। ठीक, ये एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। कितनी दूरी ले ली जाए? इसी दूरी ले लो जो कट पट जाए, है ना। मान लो इनके बीच में जो दूरी है बाबू वो 4 सेंटीमीटर है। कितनी है? 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। अब बताओ इन दोनों में कितना बल लग रहा होगा। तो आप बोलोगे सर जी Q1 का मान है 2, Q2 का मान है 6 कूलॉम और जो दूरी है R वो है 4 सेंटीमीटर। तो 4 गुणे 10 की घात -2 मीटर हो जाएगा। आप बोलोगे सर बल का मान होता है K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर जी K मान तो होता है 9 गुणे 10 की घात 9 और Q1 का मान कितना है? आप बोलो 2 कूलॉम। Q2 कितना है? 6 कूलॉम। बटन दूरी कितना है? R। तो कहोगे दूरी है 4, लेकिन 4 गुणे 10 की घात -2 है और इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। और बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन। तो इसको छाप लेते हैं जरा फटाफट से। आप ये हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 6 दूनी 12 बटे 4 का स्क्वायर करोगे बेटा क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। गुणे में कितना आ जाएगा? 10 की घात -2 दूनी 4 आ जाएगा। और कटना हो तो काट दो। 4 तिया 12, अरे यार क्या काट रहे हैं? 4 चौक 16, 4 तिया 12, है ना। तो यह बराबर आ जाएगा 9 तिया 27 बटे 4 गुणे 10 की घात। यहां 9 है, -4 ऊपर जाएगा, +4 हो जाएगा। तो कुल मिला के आ जाएगा 4 छंग 24, 3 बचा, 4 सत्ते 28, 2 4 पंचे 20 गुणे 10 की घात 13 न्यूटन। ये इस तरीके से बल निकाल लेंगे हम लोग, है ना। इस तरीके से कुछ हम लोग बल निकाल लेंगे। ऐसे छुटकर सवाल आएंगे, वो आप लोग ऐसे चुटकियों में निपटा दोगे। तो इस हिस्से को जो है आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट। फिर आते हैं हम लोग थोड़ा
एक जो टॉपिक है कूलाम के नियम का सदिश रूप, बोर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा फेवरेट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछ भी लिया जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, देखना जरा, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग इसे सीख लेंगे। तो हेडिंग लगा लो कॉपी में, कूलाम के नियम का सदिश रूप, कूलाम के नियम का सदिश रूप, है ना, वेक्टर फॉर्म। तो देखो सदिश रूप कैसे लिखेंगे, देखो एक आवेश है अपने पास Q1, बहुत बड़ा बड़ा चार्ज रख लिया, दूसरा आवेश है अपने पास Q2, है ना। अब देखो इसके कारण जो इसके ऊपर बल लगेगा, आप बोलोगे इधर की तरफ लगेगा, या दूसरे पे बल 1 के कारण, और इसके ऊपर जो बल लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा, बोलो पहले पे बल 2 के कारण। और बल क्या है, सदिश राशि है ना। और इनके बीच में जो दूरी है बेटा वो क्या है, यहां से यहां तक की दूरी हम मान लेते हैं R है, मान क्या है, R है। अब एक बात बताओ, अगर हम Q1 से Q2 जा रहे हैं, मतलब R1 डिस्टेंस से कहां जा रहे हैं, R2 दूरी पे जा रहे हैं, तो क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते, अगर हम इधर की तरफ जा रहे हैं तो इधर की तरफ जा रहे हैं, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते R2 माइनस R1। और अगर हम इधर की तरफ आ रहे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, R1 माइनस R2। नहीं समझ में आया सर, फिर से बताओ, इतना अत्याचार काहे कर रहा हूं वहां पर। देखो ध्यान सुनना, आराम सुनना, ध्यान सुनो। अगर हम किसी एक स्थिति से दूसरी स्थिति पे जाते हैं तो क्या करते हैं, हम बोलते हैं सर विस्थापन निकाल लेते हैं। कैसे, अंतिम स्थिति में से प्रारंभिक स्थिति को घटा देते हैं, सिंपल है। अंतिम स्थिति R2 है, प्रारंभिक स्थिति R1 है। अगर हम इधर से उधर की तरफ जा रहे हैं तो R2 माइनस R1 कर देंगे, और उधर से इधर की तरफ आ रहे हैं तो अंतिम स्थिति ये हो जाएगी, उस स्थिति में R1 माइनस R2 कर देंगे। यहां तक कोई दिक्कत हुआ, नहीं हुआ। अब एक चीज और याद रखना है आपको, देखो जब भी हम सदिश राशि की चर्चा करते हैं, सदिश राशि की चर्चा करते हैं, तो इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो होती है बेटा परिमाण होती है, और दूसरी होती है दिशा। दूसरी क्या होती है, दिशा होती है। मान लो अगर एक वेक्टर ही है, सदिश को हम लोग वेक्टर से दिखाते हैं, और परिमाण को दिखाते हैं बेटा मॉड से, और दिशा को दिखाते हैं हम लोग कैप से, इसे छोटा कैप लगाते हैं। 11th क्लास में सब आपने पढ़ा होगा, है ना, ये सब आपने पढ़ा होगा। सदिश राशि को वेक्टर से, परिमाण को मॉड से, और इसको एक ऐप से दिखाते हैं। तो हमें दिशा निकालनी है, बेसिकली किसी भी चीज की दिशा अगर निकालनी है तो हम क्या कर लें, दिशा निकालनी है तो हम बोलते हैं वेक्टर ए में डिवाइड कर दो मॉड ए से, अपने पता चल जाएगा, है ना। इसे हम बोलते हैं एकांक सदिश। क्या बोलते हैं, एकांक सदिश। अब ध्यान से इसका प्रयोग लेने वाले यहां पे। एक बात बताओ, सबसे पहले हम लोग F12 निकालते हैं। क्या निकालते हैं, F12 निकालते हैं। देखो तो पहले परिमाण लिख दें, परिमाण लिखें, इस पे जो बल लगेगा वो कितना लगेगा, आप बोलोगे सर कूलाम के नियम से दो आवेशों के बीच जो बल लगता है वो क्या लगता है, K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, यही लगता है। Q1 Q2 बटे इनके बीच में दूरी है R का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब इनटू परिमाण लिखने के बाद इसकी दिशा लिखनी होगी, तो दिशा हम लिख देते हैं R कैप, R कैप। किधर जा रहे हैं वो देख लेंगे। अब जरा ध्यान से सुनना है अपने को, बहुत ध्यान से सुनना। F12 निकाल रहे हैं हम लोग, है ना, तो K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, बटे क्या आ जाएगा बेटा, R स्क्वायर आ जाएगा। पर ये R क्या है, अब एक बात बताओ, इस आवेश पे हम लोग बल निकाल रहे हैं, पहले वाले पे F12 निकाल रहे हैं ना, एक नंबर आवेश पे 2 के कारण बल। तो इस वाले आवेश पे जो बल निकाल रहे हैं, तो इस पे जो बल लग रहा है उसकी दिशा क्या है, इस पे बल लगाने वाला दूसरा वाला है, और दूसरा वाला इस पे इस दिशा में बल लगा रहा है। और ये जो दिशा है, इस दिशा में जो दूरी है वो हम क्या ले लेंगे, R1 माइनस R2। एक बार फिर से, यहां जो बल लग रहा है वो लग रहा है K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर इंटू दिशा पता करना है R कैप, क्योंकि अब हम लोग सदिश निकाल रहे हैं वेक्टर रूप। तो ध्यान सुनना, पहले आवेश पे जो बल लगा रहा है वो कौन लगा रहा है, दूसरा वाला। तो दूसरा वाला पहले पे बल लगा रहा है, तो वो किधर की तरफ लगा रहा है, इधर की तरफ बल लगा रहा है। तो इस दिशा में जाने वाला जो दूरी है वो क्या है, R1 माइनस R2 है। तो यहां पे हम लिख देते हैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, है ना, बटे बटे देखो जब किसी के ऊपर टोपी लगी होती है तो वेक्टर लिखो, वेक्टर के नीचे उसका मॉड लिखो, मॉड में R1 माइनस R2, मॉड में R1 माइनस R2। अब एक चीज और जरा ध्यान देखो, R1 माइनस R2 और जो R है अपने पास,
और ये जो है R2 माइनस R1, ये सब बराबर है। ये सब क्या है? बराबर। यहीं से यहीं तक की तो दूरी है, चाहे इसको ये लिखो, चाहे ये लिखो, चाहे ये लिखो, सब बराबर ही तो है, सब बराबर है। तो मतलब इसकी जगह पे हम R लिख सकते हैं। तो आप बोलो हाँ सर जी लिख सकते हैं। तो K Q1 Q2 अपान ये R है तो इसको भी तो R लिख सकते हैं ना। एक R और ये R मिलकर के क्या हो जाएगा? R क्यूब हो जाएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा? R1 माइनस R2 का वेक्टर, क्या हो जाएगा? वेक्टर। और ये हमारा कूलाम के नियम का क्या हो जाएगा बबुआ? सदिश रूप हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? सदिश रूप हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम आपसे बोले कि आप निकालो F21, क्या निकालो? F21 निकालो, तो आप बोलोगे इस वाले पे, अच्छा सर इस वाले पे भी जो बल लगेगा वही लगेगा सर, K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, और इनटू दिशा निकालने के लिए R कैप लिखेंगे। चूंकि F21 है, F21 है, तो F21 के लिए हम लिखेंगे K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, मॉड वर्ड लगा देते हैं इसके ऊपर। अब जरा ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से सुनना है आपको, बहुत ध्यान सुनना है, बहुत ध्यान सुनना है। यहाँ हटा देता है ना, मॉड वैल्यू निकालो वैसी भी वही हो जाएगी। अब इस दूसरे आवेश पे कौन बल लगा रहा है? पहला वाला। तो पहला वाला दूसरे आवेश पे जो बल लगाएगा उस दिशा में लगाएगा, तो उस दिशा के लिए हम लोग जो सदिश लेंगे वो कौन सा ले लेंगे? R2 माइनस R1 ले लेंगे। और बटे क्या हो जाएगा? यही R2 माइनस R1। यहाँ गलत किया मैंने, मॉड नहीं लगाना, यहाँ पे क्या लगाना है? ब्रैकेट। यहाँ पे लगेगा मॉड। अब R2 माइनस R1 जो कि बराबर है R के, तो इसलिए आप F21 की जगह पर भी क्या ले सकते हो? K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर है, ये है, इंटू यहां लिख दोगे R2 माइनस R1 अपान में इसको लिख सकते हो R, R मिलकर R क्यूब हो गया, R क्यूब हो गया, तो Q1 Q2 अपान में R क्यूब, ब्रैकेट के अंदर R2 माइनस R1 हो जाएगा। समझ में आया सभी को? आया समझ में? तो छाप लो सब लोग फटाफट से, एकदम से तत्काल प्रभाव से छापिए इसे, है ना। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट में ना एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक बचा है जिसे हम लोग फटाफट से निपटा लेते हैं। देखो, कूलाम के नियम से संबंधित अभी तक हम लोगों ने जो महत्वपूर्ण तथ्य सीखे उनको फटाफट से देख लेते हैं। पहला हमने ये सीखा कि जो कूलाम का नियम है केवल बिंदु आवेश के लिए मान्य होता है, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए लगता है। स्थिर आवेश, अब जो कूलाम का नियम है वो केवल और केवल स्थिर आवेशों के लिए लगता है। दोनों आवेश अगर स्थिर हैं तभी कूलाम का नियम वैलिड है। एक और स्थिति में लगता है कि अगर एक आवेश स्थिर है दूसरा गतिशील है तब भी कूलाम का नियम मान्य है। अगर दोनों ही गतिशील हो गए तो उस स्थिति में कूलाम का नियम मान्य नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। और साथ ही साथ जो कूलाम का नियम है ये केवल प्रयोगों के प्रेक्षणों पर आधारित है। अगर आप इसे सैद्धांतिक दृष्टिकोण से बोलेंगे सिद्ध करो, तो इसको सिद्ध करने कोई जुगाड़ नहीं है ना, केवल और केवल कूलाम के पास था जो कि जा चुके हैं। उसके बाद अगला क्या है? ये सनच्छी बल है। सनच्छी बल क्या होता है? सनच्छी बल का मतलब होता है जो रास्तों पे डिपेंड नहीं करता, कि दो आवेशों के बीच में रास्ता कैसे कैसे लेके आए हो, है ना, उनके बीच में रास्ता कैसा है, तो रास्तों पे डिपेंड नहीं करता, वह क्या है? सनच्छी बल होता है। नाभिकीय दूरी जो होती है उन नाभिकीय दूरियों में 10 की घात -15 मीटर से जो बड़ी दूरियां होती है केवल उन्हीं के लिए ये मान्य होता है, उससे छोटी दूरियों के लिए मान्य नहीं है। तो कूलाम की नियम की सीमा हो गई। तो सीमाओं में अगर हम देखें तो पहली बात तो यही हो गया भैया 10 की घात -15 मीटर से छोटी दूरियों के लिए मान्य नहीं है। और अगला क्या? गतिशील आवेशों के लिए मान्य नहीं है। अगर दोनों आवेश चल जाएं तो मान्य नहीं है। या और एक चीज और है, केवल और केवल या बिंदु आवेशों के लिए मान्य है। तो 3 प्रकार की सीमाएं आप यहाँ पे लिख सकते थे। एक और बहुत खास बात है, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी स्थिर वैद्युत बल जो Fe है उसका फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब इससे मिलता जुलता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स Fg। तो इसका मान क्या होता है? G m1 m2 अपान R स्क्वायर। अब इन दोनों के बीच में ना बहुत सारी समानताएं हैं और कुछ विभिन्नताएं हैं, वो फटाफट से देख लो आप। दोनों नियम जो है देखो आप 1 अपान R स्क्वायर 1 अपान R स्क्वायर यानी व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन कर रहे हैं। दोनों के दोनों निर्वात में क्रियाशील हैं, मतलब निर्वात में भी दो आवेशों पे बल लगेगा, निर्वात में भी Fe और Fg दोनों काम कर जाएंगे परफेक्ट तरीके से। न्यूटन के तृतीय नियम पे आधारित है ये वाला भी और ये वाला भी। देखो दो आवेशों के बीच में जो बल लगता है, जो प्रतिकर्षण हो या आकर्षण बल लगता है, वो परिमाण बराबर दिशा में विपरीत होता है, ये हमने पढ़ा है पीछे। और जो द्रव्यमान है उन दोनों द्रव्यमान के बीच में जो आकर्षण बल लगता है वह भी क्या होता है? परिमाण में बराबर होता है।
तो इस हिसाब से न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम का ये लोग पालन करते हैं। न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया नियम क्या था कि अगर हम किसी के ऊपर बल लगाएंगे तो वो भी हम पे ऊपर बल लगाएगी, मतलब विपरीत दिशा में बल लगाएगा, है ना। जैसे अगर आप पढ़ाई के पीछे टाइम इन्वेस्ट करोगे तो पढ़ाई भी बदले में आपको एनर्जी देगी, तो दोनों ही चीजें साथ साथ पैरेलल चलेंगी। अब आता है कि देखो दोनों ही जो आवेश हैं वो दो वस्तुओं पे कार्य करते हैं, मतलब कूलाम का नियम ऐसा नहीं केवल एक आवेश रख दिया उस पे लग जाएगा, दो आवेशों के बीच में कंपेयर करना पड़ता है। इसी तरीके से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये स्थिर वैद्युत बल के बाद ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये भी जो है दो ही वस्तुओं पे लगता है। दो अगर वस्तु है उनमें द्रव्यमान है तब उन बल लग जाता है। अच्छा, तो सर इनमें अलग अलग क्या डिफरेंस क्या है? तो पहला डिफरेंस तो ये है कि जो स्थिर वैद्युत बल है वो आकर्षण भी है प्रतिकर्षण भी है। भाई आवेश एक दूसरे को आकर्षित भी कर सकते हैं प्रतिकर्षित भी करते हैं, जबकि द्रव्यमानों के बीच में केवल और केवल क्या होता है? आकर्षण होता है। दूसरा ये है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है यानी स्थिर वैद्युत बल है वो माध्यम पे डिपेंड करता है। अभी हम लोगों ने देखा था के पे डिपेंड करता है, के का मान निर्वात में अलग होता है, माध्यम में अलग होता है, धातुओं के लिए अलग होता है। तो इस तरीके की कहानी थी। पर जबकि यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है जी वो माध्यम पे डिपेंड करता ही नहीं है, इसलिए जो बल है ये माध्यम पे निर्भर नहीं करता। ये अंतर हो गया। अब एक और बात जान लो, इन प्रैक्टिकल लाइफ में एफ जो है एफ से बहुत ज्यादा होता है, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मान बहुत ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है लगभग 10⁻43 गुना ज्यादा होता है। कैसे फील करा दें? देखो इस मार्कर को अगर मैं छोड़ दूं तो इसको पृथ्वी खींच ले गई, तो इस मार्कर को अगर मैं छोड़ दूं तो पृथ्वी क्या करती है? गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी तरफ खींचती है। अब ये मार्कर मैंने रख दिया हाथ पे, तो हाथ से इस पे लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्थिर वैद्युत बल, और पृथ्वी खींच रही है इसको गुरुत्वाकर्षण बल से। तो क्या पृथ्वी इस मार्कर को खींच पा रही है? ऐसा थोड़ी मेरा हाथ हम नीचे खींच ले जा रही है, नहीं खींच पा रही है। तो गुरुत्वाकर्षण बल खींच रहा है पर खींच नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि हमने लगा दिया है स्थिर वैद्युत बल। इसका मतलब यह हुआ स्थिर वैद्युत बल बहुत ज्यादा है गुरुत्वाकर्षण बल से। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा टॉपिक कूलाम के नियम से संबंधित। अभी इसमें थोड़ा सा एक और पॉइंट है, अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत, उससे रिलेटेड कुछ सवाल हल करेंगे। वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए इसलिए हम वीडियोस को शॉर्ट रखते हुए चलेंगे, आप लोगों की पढ़ाई और मेंटल कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए, है ना। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो अगले दिन आएगी, तो आप तब तक यहाँ तक पढ़ाई करते रहो। और साथ में जो बच्चे चैनल पे नहीं जुड़े हैं या जिनको दूर होता है घर, उनको पढ़ने में दिक्कत होती है, स्कूल में अगर उतने ढंग से पढ़ाया नहीं जाता, तो आप ऐसे बच्चों को फिजिक्स पढ़ने के लिए जोड़ सकते हो, है ना। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सभी को।